हेलो बच्चों, टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशंस वाले डिस्कशन पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो 15 मार्च को टेस्ट पेपर हुआ है उस पर डिस्कशन करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम्स कैसे थे, कैसे उन्हें अप्रोच किया जाना है, कैसे उन्हें सॉल्व किया जाना है, डिफिकल्टी स्टैंडर्ड क्या है पेपर का, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। बच्चों, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स देखने में दिक्कत आ रही है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया है। उसको आप डाउनलोड करके आप प्रॉब्लम्स को आसानी से देख सकते हैं और फिर मेरे साथ उनका सोल्यूशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को डाउनलोड कर लें और उन प्रॉब्लम्स को एक बार खुद भी ट्राई कर लें और फिर आगे सोल्यूशन में कंटिन्यू करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रॉब्लम से। तो इस पहले प्रॉब्लम पे हम लोग गौर करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है ये। कह रहे हैं एक वर्नियर कैलिपर से उसको मेजरमेंट के लिए यूज किया गया है। इसके 9 मेन स्केल डिवीजन जो है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से कंसाइड करते हैं और 1 सेंटीमीटर मेन स्केल में 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो अब हमें पूछा गया है कि इस फिगर के बिहाफ पर आप बताएं कि जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी उनके बीच का सेपरेशन क्या है। तो इसमें हम लोग तो वर्नियर कैलिपर्स में मेजरमेंट का प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पर कुछ और ही पूछ दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम होना कुछ उसी तरह से है। पहले हम लोग क्या देखते हैं, इस पर बात करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स 9 मेन स्केल डिवीजन्स के बराबर है। दैट मीन्स एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 9/10 मेन स्केल डिवीजन्स के बराबर है। पहली इंफॉर्मेशन जो प्रॉब्लम कह रहा है। और दूसरी इंफॉर्मेशन उसने दी है कि 1 सेंटीमीटर जो मेन स्केल में है उसमें 10 इक्वल डिवीजन्स हैं। तो 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। उस बिहाफ पे देखा जाए ऑल्सो पहली इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 9/10 ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 0.09 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा कि एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर है और वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर है। एग्जैक्टली हमने यहीं से कैलकुलेट कर लिया है। कोई रीडिंग नहीं ली गई, इसलिए लीस्ट काउंट निकालने की जरूरत नहीं, सीधा पॉइंट देखिए। तो इस फिगर में देखिए तो कहीं एक मेन स्केल वाली लाइन को कंसाइडमेंट मिल रहा है। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है वो यहाँ कहीं पर कंसाइड कर रही है और फिर दूसरा कंसाइडमेंट यहाँ कहीं पर हुआ है। वर्नियर स्केल का डिवीजन लिया गया है, तो एक मेन स्केल से लाइन कंसाइड कराई जा रही है और वर्नियर स्केल से लाइन कंसाइड कराई जा रही है। तो और यहाँ पर एक फिगर जब देखेंगे आप जूम करके तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो 5वीं लाइन है इसकी वो कंसाइडमेंट पा रही है। यहाँ पर ही देखिए, ये वाली लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है। इस फिगर को जूम करके देखेंगे आपको दिखेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा मेन स्केल डिवीजन देखिए कंसाइड कर रहा है, क्योंकि ए पॉइंट जो है वो मेन स्केल पर पड़ रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 मेन स्केल डिवीजन क्या हो रहे हैं, कंसाइड हो रहे हैं। उसके बाद 6, 7, 8, 8वें मेन स्केल पर कंसाइडमेंट नहीं है। उसके बाद ये जो 3 डिवीजन है वो वर्नियर स्केल के कंसाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 5 मेन स्केल पर डिवीजन कंसाइड कर रहे हैं और 3 वर्नियर स्केल पर कंसाइड कर रहे हैं, तो आप ए से बी पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा, ए से पहले इस पॉइंट तक है, फिर इस पॉइंट से वर्नियर पर आगे बढ़े। तो अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये कंसाइडमेंट पॉइंट इसको मान लेते हैं सी। तो अगर देखा जाए तो ए सी प्लस सी बी ही तुम्हारी ए बी डिस्टेंस है। अब ए सी मेन स्केल पर है और सी बी जो है वो वर्नियर स्केल पर है। मेन स्केल पर कितने हैं, 5 मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल पर कितने हैं, 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। वैल्यू हमको पता ही है, तो 0.5 सेंटीमीटर यहाँ कर दीजिए और 3 वर्नियर स्केल डिवीजन है तो उसमें कितना कर दीजिए आप, 3 × 0.09, दैट इज 0.27 ऑफ सेंटीमीटर। ओवरऑल जोड़ेंगे तो 0.77 ऑफ सेंटीमीटर, एमएम में करेंगे तो 7.7 mm। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा सेकेंड वाला। तो पहला क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स का है, लेकिन अलग तरीके से प्रॉब्लम सेट किया गया है। वर्नियर्स के दो बीच की दूरी निकाली गई है, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाली गई है। प्रॉब्लम को गौर से देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा कह रहा है, एक एरर का क्वेश्चन दिख रहा है कि एक यंग मॉडुलस है जिसका एक्सप्रेशन कुछ दिया गया है, जहां पर एम और एल हमारे क्या किए गए हैं, एम और एल मास ऑफ वायर है, एक्सटेंशन ऑफ वायर है रिस्पेक्टिवली। एरर इन यंग मॉडुलस इज एस्टिमेटेड बाय टेकिंग डेटा फ्रॉम एमएल प्लॉट in graph paper. The smallest division on load axis and extension axis are 20 gram and 0.08 centimeter respectively. If mass is used to 500 gram and length is 4 centimeter, then percentage error in y. यंग मॉडुलस में आपको परसेंटेज एरर निकालना है, जबकि उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यंग मॉडुलस का इन्होंने फॉर्मूला लिखा है 5 × 10⁴ मास बाई लेंथ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह का इन्होंने फॉर्मूला दे दिया है और एरर पूछा है। तो एरर में हमें पता है कैसे निकालना होता है, हमें डेल्टा वाई बाई वाई और जिन दो क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है उन्हें लिख दीजिए और यहाँ पर एल नीचे ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन एरर निकालने के लिए प्लस ही होगा। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, एरर फॉर्मेशन कर लेंगे। परसेंटेज एरर हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सब कुछ देखिए, जो डेल्टा एम दिया है वो भी लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट डिवीजन सब जिसमें यूज किया गया है, तो लीस्ट काउंट को रिप्लेस करता हुआ दिख रहा है और बाकी वैल्यूज आपको प्रोवाइड ही कर दी गई है। तो डेल्टा वाई बाई वाई
परसेंटेज डेल्टा एम बाई एम। डेल्टा एम मतलब लीस्ट काउंट और मास एक्सिस, दैट इज 20 ग्राम। मास की मेजरमेंट देखिए कितनी है 500 ग्राम। और लेंथ में जो हमारा लीस्ट काउंट चुना गया है वो देखिए 0.008 सेंटीमीटर चुना गया है, तो 0.08। और जो इसमें मेजरमेंट की गई है वो देखिए 4 सेंटीमीटर की गई है। इनटू क्या कर दीजिए आप, याद रखिएगा 100 कर देते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें, देखिए 20/500, इस 100 को भी ले आए इधर ही, 100 प्लस यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, एंड दिस इज 4 + 2 दैट इज 6%। तो इसमें एरर कितनी हो जाएगी, याद रखिएगा 6%। दैट मींस फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट चॉइस। एरर का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस इसमें लीस्ट काउंट के बजाय स्मॉलेस्ट डिवीजन कह रहा है। तो हम जानते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन एनी स्केल। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम गौर करें तो क्या है, जरा देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा बनता है एक स्टेटमेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट है जिसका इस्तेमाल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेजर करने के लिए किया गया है, जिसमें हमने एक स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r कंसीडर किया गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट भी है हमारा 11th में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल स्किल वाली सीरीज भी स्टार्ट की है, तो जिनको एक्सपेरिमेंट्स में दिक्कत आ रही है वो उस सीरीज को फॉलो करें। अब हमारे पास कह रहे हैं कि द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स बट आइडेंटिकल मटेरियल इज कांस्टेंट फॉर गिवन लिक्विड। कह रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट डायमीटर के लिए क्या होती है, सेम होती है अगर लिक्विड सेम हो। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, Vt इज इक्वल्स टू 2/9 ईटा r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। उस हिसाब से देखा जाए तो Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो गया, ये कह रहे हैं डायमीटर से इंडिपेंडेंट हो गया है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया है, गलत हो गया है। कह रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीजेस इफ टेंपरेचर ऑफ लिक्विड इज रेज्ड। अगर कह रहे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज करेगी अगर लिक्विड का टेंपरेचर बढ़ाया जाए तो। अब अच्छा देखिए टेंपरेचर का इंपैक्ट क्या होता है, अगर आप टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो देखिए लिक्विड पतला होगा, लिक्विड पतला होने पर उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और विस्कोसिटी अगर डिक्रीज कर गई तो लिक्विड पतला होने से फिर टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। Vt क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब टेम्परेचर का इंपैक्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, तो ये तो गलत हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगी क्योंकि इसकी विस्कोसिटी क्या हो गई, विस्कोसिटी डिक्रीज कर रही है, लिक्विड पतला हो रहा है। कह रहे हैं कि if the balls are dropped with some initial speed in liquid the value of eta will change। eta मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो eta प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है तो वो भी बदले बदलेगी नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या लिक्विड वो टेम्परेचर के भी आप पर भले चेंज हो जाए बाकी वो नहीं बदलेगी। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरा गलत हो गया तो चौथे को समझने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन डी ऐसे ही सही हो जाने वाला है। लेकिन देख लेते हैं, मोमेंटम ऑफ बॉल एट टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5। मोमेंटम को क्या लिखोगे, मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू वी। अब v टर्मिनल वेलोसिटी होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 2। लेकिन मास को क्या किया जाए, तो मास तो यहाँ पर हमें मिला ही नहीं, कहीं पर दिख ही नहीं रहा है, तो मास बराबर लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फेरिकल बॉल का 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू टर्मिनल वेलोसिटी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, और यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी r स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5 हो सकता है। ये याद रखिएगा, कई बार अलग अलग फॉर्मेट में पूछा गया है, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो डी वाला ही केवल क्या है इसमें करेक्ट चॉइस है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं, गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम गौर करें तो वो क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखा जाए तो थर्मल की प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम है, लिक्विड को मिक्स किया जा रहा है, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेटिव हो सकती है लेकिन बाकी प्रॉब्लम्स आसान रहती हैं। आपको क्या दे दिया गया है, कह रहे हैं पहली बॉडी का टेम्परेचर θ1 देखिए हमें 84 डिग्री सेल्सियस दिया है, θ2 हमें 24 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। कह रहे हैं मासेस रेशियो m1:m2 = 3/5 दिया हुआ है, और स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो h1/h2 = 4/3 दे दिया है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, या कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल यूज कीजिए, हीट लॉस = हीट गेन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी है वो हीट लूज करेगी, जो लो टेम्परेचर वाली बॉडी है वो हीट गेन करेगी। तो कितना लॉस करेगी और कितना गेन करेगी ये बात देख लेते हैं। हीट लॉस्ट = हीट गेन। तो हीट लॉस्ट और हीट गेन अगर हम करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, हीट लॉस क्या हो जाएगा, पहली बॉडी हाई टेम्परेचर पर है m1s1, मान लेते हैं ये कहीं से गर्म होकर मिक्सचर के एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक पहुंच रही है। पहली वाली बॉडी ठंडी होकर थीटा तक पहुंचेगी और दूसरी वाली बॉडी गर्म होकर थीटा तक पहुंचेगी, यही इक्विलिब्रियम होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो फाइनलाइज करेंगे, हीट गेन लिखेंगे m2s2 और ये हो जाएगा θ - θ2। याद रखिएगा गेन इस तरह से लिखा जाता है, m1s1 m2s2 के रेशियोज हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं और θ1 और θ2 की वैल्यू दे दी गई है, सोल्यूशन बन जाएगा। तो m1/m2 लिख लीजिए, s1/s2 लिख लीजिए, एक ही तरफ लिख लीजिए इन्हें, θ1 - θ कर दीजिए और इधर कर दीजिए θ - θ2। सिंप्लीफाई करते हैं इस पूरे रिजल्ट को, देखते हैं m1/m2 कितना दिया है, बताइए हमारा 3/5
S1/S2 कितना दिया है जरा देखिए 4/3, θ1 84 माइनस थीटा, θ2 थीटा कितना है पता नहीं, θ2 है हमारा 24। सिंप्लीफाई करते हैं जरा देखिए 3/4 आई थिंक से M1S2 का रेशियो 3/4। इसको देखते हैं यहाँ 3 3 कैंसिल आउट हुआ, दिस इज 4 इंटू 84 माइनस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 5 थीटा माइनस 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए देखिए कितना आता है 336 माइनस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 5 थीटा माइनस 120। सिंप्लीफाई करते हैं 336 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 9 थीटा। फाइनल सोल्यूशन करेंगे कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू थीटा। तो रफली इसका आंसर कितना आ जाने वाला है 15। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, सेकंड वाला। फिफ्थ प्रॉब्लम पे हम लोग गौर करते हैं। इस प्रॉब्लम को देखने पर हमें क्या पता चल रहा है, कह रहे हैं कि स्टूडेंट है वो वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहा है मीटर से। स्पीकर को रीड हम कर लेते हैं, कुछ नंबर्स उठा के रख लेते हैं। देखिए यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है और 4 है सॉरी। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ 12 किलो ओम है और यहाँ R है, यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक EMF बैटरी दी हुई है और यहाँ मिली एम्पियर में मीटर लगाया गया है। तो इस सर्किट को देखा जाए तो 12 किलो ओम है और एक रेजिस्टेंस और ये वोल्ट मीटर की रीडिंग ली जा रही है। तो रीडिंग कह रही है कि 6 मिली एम्पियर के करस्पॉन्डिंग 12 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा, स्लोप ऑफ IV कर्व। तो स्लोप ऑफ IV कर्व जो है वो हमें क्या दे देगा 1 बाई रेजिस्टेंस। तो IV कर्व यहाँ 6 है बाई 12 है, 6 मिली एम्पियर है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाई 12 इज इक्वल्स टू 1 बाई R। दैट मीन्स R की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2 इंटू 10 टू द पावर प्लस 3। तो हमें पहली बार में आंसर लगने लगता है कि इसका आंसर 2000 ओम हो जाएगा। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि जो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है वो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग ले रहा है इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रीडिंग है। तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आया है। अब ये देखिए 12 किलो ओम और R जुड़े कैसे हैं, पैरेलल में। अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इनका R इक्विवेलेंट हो जाएगा। दैट मींस R1 R2, R1 प्लस R2 की वैल्यू देखिए कितनी है 2 किलो ओम है। यहाँ एक 12 किलो ओम का वैल्यू दिया है, एक R2 दिया हुआ है और एक 12 है प्लस R2 है। वैल्यू हम सब कुछ किलो ओम में रख रहे हैं इसलिए किलो ओम यहाँ कर दिया, यहाँ किलो ओम है। किलो ओम से किलो ओम का आंसर, हमारा आंसर भी किलो ओम में आना है। तो ये 6 हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए रिजल्ट क्या बनता है हमारा। ये आ जाएगा 6 ऑफ R2 इज इक्वल्स टू 12 प्लस R2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 ऑफ R2 इज इक्वल्स टू 12। R2 की वैल्यू 12 बाई 5 दैट इज 2.4 क्या किलो ओम। 2.4 किलो मतलब 2400 ऑफ ओम। यानी कि ऑप्शन थर्ड इसमें भी क्या होने वाला है, सही होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे वोल्ट मीटर जिस कनेक्शन के पैरेलल लगाया जाता है उस पूरी की वो रीडिंग काउंट करता है। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप का ही प्रॉब्लम है, ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन का। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग बात करते हैं। इस प्रॉब्लम को गौर से देखा जाए तो ये प्रॉब्लम ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम है और उसमें भी केवल स्टेटमेंट बेस्ड है। तो प्रॉब्लम आसान हो जाता है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कह रहा है एक लाइट रे है वो प्रिज्म से पास करती है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से ऑप्शन सही है। तो कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो मिनिमम डेविएशन होने का मतलब क्या होता है, हम लोग मिनिमम डेविएशन जब पढ़ते हैं तो हम एक बात जानते हैं कि लाइट रे जो इसमें इंसिडेंट करती है वो बेस के पैरेलल होकर निकल जाती है। यहाँ I होता है, यहाँ E होता है। मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस की कंडीशन ही है ये लाइट रे बेस के पैरेलल हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में बराबर हो और ये रिफ्रैक्शन एंगल्स भी आपस में क्या हो, बराबर हो। वहां पर हो जाता है R1 इज इक्वल्स टू R2 और 2R इज इक्वल्स टू A, दैट इज R इज इक्वल्स टू A/2। ये कुछ एनालिसिस होते हैं जो मिनिमम डेविएशन एंगल के लिए यूज किए जाते हैं। बेस से पैरेलल होना, I बराबर होना और R की वैल्यू A/2 होना। अब कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। कह रहे हैं देयर आर ऑलवेज टू सेट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच डेविएशन विल बी सेम एक्सेप्ट अंडर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ ग्राफ की बात कर दी कि ग्राफ अगर ऐसा खींचा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, I बराबर E हो जाता है और यही मिनिमम डेविएशन होता है। बाकी सबके लिए दो दो एंगल्स कंसिडर करते हैं हम लोग। तो बात तो सही है, ग्राफ को भी इन्होंने एनालाइज करा लिया। सेकंड कंडीशन में क्या हो जा रही है, सही हो जा रही है। अब कह रहे हैं कि लार्जर एंगल ऑफ प्रिज्म प्रोवाइड स्मॉलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब इस ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत आती है बच्चों को। कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन है कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू 2I माइनस A। तो अगर प्रिज्म एंगल बढ़ गया तो डेविएशन एंगल घट गया। अब इसमें इसका कंट्री पार्ट है कि मैथमेटिकली आपको भले दिख रहा हो क्योंकि आपने फिगर पर गौर नहीं किया है। अगर प्रिज्म एंगल बड़ा हो जाएगा तो लाइट रे को इसके अंदर ज्यादा ट्रेवल करना होगा, ज्यादा पाथ है, बड़ा पाथ है।
तो बड़े पाथ में क्या हो जाता है, डेविएशन बढ़ता है, घटता नहीं। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज क्या हो जाएगी, याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम ट्वाइस द एंगल ऑफ प्रिज्म, वो तो कंडीशन से ही खत्म हो गया हमारा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल होता है जिसकी आर की बात कही जा रही है। तो आर जो है कह रहे हैं 2 गुना है प्रिज्म एंगल का, लेकिन आर क्या होता है, टेक्निकली आधा होता है प्रिज्म एंगल का। तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ए और बी ही सही है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिएगा, करेक्ट हो जाएगा। ग्राफ को एनालाइज किया गया है, कंडीशन को एनालाइज किया गया है, और एक लॉजिकल चीज पूछी गई है कि प्रिज्म के अंदर जितना लाइट रे ट्रेवल करेगी उतना ही ज्यादा वो क्या करेगी, डेविएट करेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम बात करें तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। जेनर की प्रॉब्लम है, एक आसान प्रॉब्लम है। हम सर्किट को रिड्रॉ करेंगे और देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक 10 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है हमने, और यहाँ पर एक रजिस्टर लिया है, यहाँ पर एक जेनर बनाया गया है, और जेनर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दी गई है। कह रहे हैं कि जेनर जो है हमारा वो 6 वोल्ट और 5 मिली एम्पियर का सप्लाई ले सकता है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है, और ये रेजिस्टेंस हमारा 50 ओम दे दिया है। ये बैटरी 10 वोल्ट की है। अगर यहाँ पर 6 वोल्ट ड्रॉप करता है तो इस रजिस्टर के अक्रॉस भी 6 वोल्ट ही ड्रॉप करेगा। अगर यहाँ पर 6 वोल्ट हमें पता चल गया है तो यहाँ पर बचा हुआ 4 वोल्ट ड्रॉप करेगा। अच्छा, इससे जाने वाली करंट भी हमें दे दी गई है कि 5 मिली एम्पियर है। तो हम यहाँ से कितनी करंट जा रही है पहले तो वो फाइंड आउट करना होगा, और यहाँ पर कितनी करंट आ रही है आई नॉट, वो फाइंड आउट करना होगा। तो आई नॉट निकालना बड़ा आसान है। जरा सोचिए, 4 वोल्ट का वोल्टेज है और 50 ओम का रजिस्टर लगा हुआ, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा ये 80 मिली एम्पियर। तो अगर 80 मिली एम्पियर करंट में से 5 मिली एम्पियर यहाँ जा रही है तो यहाँ कितनी जाएगी, 75 मिली एम्पियर। अब देखिए 75 मिली एम्पियर जो हमारी करंट है वो रजिस्टर से पास आउट हो रही है। तो अगर रजिस्टर से 75 मिली एम्पियर की करंट पास आउट हो रही है, 6 वोल्ट का वोल्टेज है, तो उसका रेजिस्टेंस निकालना कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क तो है नहीं। V बाई आई कर दीजिए, यहाँ लगा दीजिए 6 वोल्ट, यहाँ लगा दीजिए 75 मिली एम्पियर 10 टू द पावर माइनस 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 3 डिवाइड बाई 75। सॉल्व करेंगे तो नियरली आ जाएगा ये 80 ओम के आसपास का आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस बन जाएगा। ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको। पहले इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट कुछ दिया हुआ है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और कह रहा है टॉर्क बताओ। तो डायपोल की वैल्यू हमें दे दी गई है 2i प्लस 3j, और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू दे दी गई है 4i। यूनिट्स देख लीजिएगा, यूनिट में बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें यूनिट में कभी कभी प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाती है। टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ये बात बिल्कुल ध्यान रखी जानी चाहिए। अगर आसान प्रॉब्लम है तो यूनिट को बिल्कुल ध्यान से रखिए, वो अगर थोड़ी गलती आप करेंगे तो आपका आंसर चला जाएगा। तो इसको क्रॉस करना है 2i प्लस 3j, क्रॉस करेंगे 4i से। तो जरा देखिए i वाला i के साथ करेंगे, प्रोडक्ट डायरेक्टली लीजिए, 2i इंटू 4i खत्म हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, j क्रॉस i हो जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू 0 हो गई, और इसका सोल्यूशन बनाएंगे 12, j क्रॉस i हो जाएगा माइनस के, इसलिए आंसर आ जाएगा -12 k कैप, और हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आसान प्रॉब्लम, फोकस ज्यादा होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को भी देखते हैं, ये प्रॉब्लम भी एक आसान प्रॉब्लम में से शामिल है। करें दो पार्टिकल है जिनके मास सेम है, वो 3q माइनस 2q कैरी कर रहे हैं, और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजे गए हैं, और कह रहे हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, एक्स डायरेक्शन में है। अब उसमें कह रहे हैं कि इनमें 1 2 3 4, ये देखिए 1 नंबर की लाइन है, ये 2 नंबर की लाइन है, ये 3 नंबर की लाइन है, ये 4 नंबर की लाइन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ डायरेक्ट किया गया है। तो पूछा गया है कि इनमें पाथ कौन किसका हो सकता है, तो ये तो चार्ज के यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर जाएगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ देखिए 1 और 2 निगेटिव होने चाहिए, 3 और 4 पॉजिटिव होने चाहिए। इन्हीं भैया पर आंसर चुन लीजिए। कह रहे 3q पॉजिटिव चार्ज है, पाथ 1 ऑफ 3q गलत हो गया, वो निगेटिव के लिए है। पाथ 3 फॉर 3q बात सही है, पाथ 3 फॉर माइनस 2q गलत हो गया। 3 और 4 पाथ पॉजिटिव पार्टिकल के लिए होना चाहिए, पाथ 2 फॉर 3q, पाथ 4 फॉर माइनस 2q। तो 2 3q के लिए नहीं हो सकता है, वो निगेटिव चार्ज के लिए, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। फोर्थ वाला पाथ जो है 3q के लिए, और 2 वाला पाथ माइनस 2q के लिए। सिंपल सा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम गौर करें तो उस पर बात करते हैं। कह रहे हैं कि दो इक्वल चार्जेस है q प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2a एंड ए थर्ड चार्ज -2q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया गया है, सारे पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करना है और सम करके रिजल्ट लिख देना है। बना लेते हैं फिगर थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, कह रहे हैं दो चार्ज है q और q, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया गया है -2q। कह रहे हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ये a है ये a है। तो इस सिस्टम में देखिए कितनी पेयर्स बनने वाली है, 3 चार्ज है 3 पेयर्स बनेंगी। तो पहली पेयर इसके बीच में, दूसरी इसके बीच में, तीसरी इन दोनों के बीच में। तो u ऑफ सिस्टम लिखेंगे k
पहले बड़ी वाली पेड़ लिख लेते हैं के क्यू स्क्वायर बाई 2a, फिर लिखते हैं माइनस 2k/q² डिवाइड बाई ए, फिर इसकी पेड़ बनाते हैं सेम 2k/q² बाई ए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए k/q² बाई 2a माइनस 4k/q² बाई ए, सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, देखिए यह आ जाएगा -7k/q² बाई 2a। तो -7k/q² बाई 2a, यहाँ पर k की वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट करेंगे, 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम सारी पेयर्स को कंसीडर करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम देखने चले तो कैपेसिटर की एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। कह रहे हैं कि 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स हैं, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। पहले स्विच S1 बनाया गया है, क्लोज किया गया, और फिर उसको खोल दिया गया है, और फिर S2 क्लोज किया गया है। तो फिगर बनाते हैं, फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, एक 9 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। यहाँ हमारा स्विच S1 लगा हुआ है, फिर यहाँ पर स्विच S2 लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्विच S1 है और यहाँ स्विच S2 है। ये वाला हमारा 6 माइक्रोफैराड है और ये वाला हमारा 3 माइक्रोफैराड है। बैटरी हमारी 20 वोल्ट की है। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है। कह रहे हैं कि पहले S1 कनेक्ट किया गया है, मतलब इस 20 वोल्ट से 6 माइक्रोफैराड को कनेक्ट किया गया है। फिर उसके बाद क्या किया गया है, फिर इसको खोल दिया गया है, मतलब ये फुली चार्ज है, और फिर इस चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ा गया है। अब पूछा जा रहा है कि फाइनल चार्ज ऑन C2, इस वाले पर कितना फाइनल चार्ज होगा। तो याद रखिएगा, इसमें हम दो तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। पहले कॉमन पोटेंशियल निकालते थे, फिर चार्जेस निकालते थे, फ्लो ऑफ चार्ज निकालते थे। लेकिन जब अनचार्ज कैपेसिटर हो तो मेरा कहना होता है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वही दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज होगा। तो याद रखिएगा, इफ इसका लॉजिक समझिए, वन कैपेसिटर क्या है, इज अनचार्ज्ड, और तब उसे इस कनेक्शन में रखा गया है, देन फ्लोन चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर। मतलब जो कैपेसिटर अनचार्ज था, जोड़ने के बाद उस पर जो चार्ज आएगा वो फ्लोन चार्ज आ जाएगा। फ्लोन चार्ज का फॉर्मूला शायद याद हो आप लोगों को। फॉर्मूला होता है C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 करते थे, V2 जीरो हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 माइक्रोफैराड का है, 3 माइक्रोफैराड का है और 6 माइक्रोफैराड का है। तो हम सॉल्यूशन सीधा बना लेते हैं, 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, और V1 की वैल्यू देखिए कितना है, पहला वाला कैपेसिटर तो 20 वोल्ट से ही चार्ज किया गया था, तो 2 इंटू 20 देखिए कितना आ गया, 40। ये माइक्रोफैराड में था तो आंसर माइक्रो कूलम में, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ी ट्रिक इस्तेमाल कर ली है कि जो फ्लोन चार्ज होगा वही चार्ज एट फाइनल कैपेसिटर होगा, सेकंड कैपेसिटर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, ये प्रॉब्लम इस पेपर का मुझे अच्छा लगा क्योंकि इस प्रॉब्लम में डिस्कशन काफी अच्छा रहा है। कह रहे हैं कि एक फिगर शोन है, इसमें पावर जनरेशन y में मैक्सिमम है, y की वैल्यू 5 ओम है, r की वैल्यू बताओ। तो इसमें पहला आइडिया बच्चों ने लगाया कि हम पहले इसको एक प्रॉब्लम बना लेते हैं, एक वेरिएबल फॉर्म में प्रॉब्लम बनाते हैं, फिर पावर का मैक्सिमम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा करना थोड़ा सा एग्जाम हल के लिए दिक्कत कर देगा आपको, इसलिए एक दूसरा लॉजिक लगाते हैं। इस r को इंटरनल मान लो, अज्यूम एज इंटरनल। तो अब इंटरनल कुल कितना हुआ बताइए, 2 प्लस आर, और जो y है वो 5 ओम पर पावर को क्या कर रहा है, मैक्स कर रहा है। और याद रखिएगा मैक्सिमम पावर जनरेशन कब होता है, जब R और R लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो जाए। प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने इसको 2 प्लस आर मान ही लिया है, ये 5 हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ओम। तो इस तरह से प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ वाला बिना किसी मैक्सिमम मिनिमम के आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करें तो ये प्रॉब्लम भी अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, सर्किटल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी आसानी से प्रॉब्लम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व की है इस तरह की। अब इसमें कह रहे हैं कि एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, एक ये देखिए तीसरा रजिस्टर है, चौथा रजिस्टर है, यहाँ पर एक रजिस्टर है और यहाँ पर एक रजिस्टर है। यहाँ पर कह रहे हैं सारे रजिस्टर जो है वो 1 ओम के हैं और आखिरी वाले में बस जो करंट दी गई है वो 1 एम्पियर दी गई है। अब इस चीज को थोड़ा सा हमें गौर से समझना है और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो जरा देखिए, अगर 1 एम्पियर की करंट यहाँ पर है और यहाँ पर कह रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो अगर हम सर्किट, पहला अप्रोच हो सकता है कि सर्किट को सॉल्व करें, पूरा रिजल्ट बने। लेकिन एक अप्रोच और हो सकता है, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस पता है और करंट भी पता है, तो वोल्टेज आसानी से मिल सकता है। तो अगर हम क्या करें कि देखें कि यहाँ 1 ओम है और यहाँ करंट 1 एम्पियर है, ये भी 1 ओम है, तो यहाँ होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, इस आर्म के क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा, जरा देखिए, 2 ओम का रजिस्टर, 1 एम्पियर की करंट, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 वोल्ट। तो यहाँ पर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप देखिए कितना है, 2 वोल्ट। अगर ये 2 वोल्ट यहाँ पर है तो यहाँ करंट कितनी जाएगी, जरा सोचिए, करंट जाएगी अब 2 एम्पियर। अच्छा, 1 एम्पियर इधर जा रही है, 2 एम्पियर इधर आ रही है, तो यहाँ से कितनी आ रही है करंट बताइए, यहाँ से करंट आ रही है 3 एम्पियर की।
अभी तो किरचॉफ रूल बैलेंस होगा। अब 3 एम्पीयर की करंट आ रही है तो यहाँ पर देखिए कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप 3 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब यहाँ 3 वोल्ट और यहाँ 2 वोल्ट मिला के कितना हुआ 5 वोल्ट, जो कि यहाँ पर ड्रॉप करेगा। तो देखिए 5 वोल्ट यहाँ हो गया। अब 5 वोल्ट यहाँ हो गया तो 5 एम्पीयर की करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब 5 एम्पीयर की करंट यहाँ, 3 एम्पीयर के यहाँ, तो यहाँ से कितनी गई 8 एम्पीयर की। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ जरा सोचिए 8 वोल्ट। अगर 8 वोल्ट यहाँ है और यहाँ पर 5 वोल्ट है तो यहाँ पर तो 13 वोल्ट ड्रॉप हुआ। 13 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो 13 एम्पीयर की करंट। अब अगर 13 एम्पीयर की करंट यहाँ पर है, 8 एम्पीयर की करंट यहाँ पर है, तो टोटल इसमें तो 21 एम्पीयर की करंट आ गई। 21 एम्पीयर की करंट आ गई तो यहाँ होने वाला वोल्टेज ड्रॉप 21 वोल्ट है। अब अगर ये 21 वोल्ट है तो इधर की तरफ कितना हमने निकाला था 13 वोल्ट। तो यही तो वोल्टेज ड्रॉप ए और बी पॉइंट्स के बीच में है। तो व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी, 21 प्लस 13 दैट इज 34 वोल्ट। और बड़ी आसानी से हमने प्रॉब्लम क्या कर ली, सॉल्व कर ली, किरचॉफ का लगाया, ओम्स लॉ लगाया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम बात करें तो वो कह रही है कि ये भी एक आसान प्रॉब्लम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की प्रॉब्लम है। कह रहे हैं करंट है 10 एम्पीयर की, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज समथिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए। तो हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन जानते हैं, I इज इक्वल्स टू NEA VD। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VD, VD इज इक्वल्स टू I अपॉन NEA। N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सब कुछ दिया हुआ है। रखिए आंसर निकालिए 10 और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 28। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। एरिया याद रखिएगा 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रोवाइड किया गया। सबको सिंप्लीफाई करते हैं VD की वैल्यू, तो देखिए क्या बनता है 10 डिवाइड बाई 30, यहाँ 23 हो जाएगा, 9 इंटू 1.6 और ऊपर सॉल्व किया तो 10 टू द पावर यहाँ बचा 5, ऊपर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 10, ये 9, ये 1.6 और ये 10 टू द पावर 5 हो गया, माइनस 5 सॉरी वो। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व कीजिए तो ये 6.25 आता है। 10 डिवाइड बाई 1.6 बहुत सारी जगहों पर यूज किया गया, डिवाइड बाई 9 10 टू द पावर माइनस 5। देखिए 9 अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर है, तो हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 0.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा। सॉल्व करके 6.25 10 टू द पावर माइनस 6 अप्रोक्सीमेटली रख सकते हैं। तो यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सारे आंसर्स काफी दूर हैं, इसलिए पहले आंसर को हम क्या कर लेते हैं, सही मान लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर लूप है जो स्लाइडिंग कनेक्टर PQ है जिसमें, और वो उसकी लेंथ कुछ L दी हुई है, और कह रहे हैं कि उसका रेजिस्टेंस R है, वो किसी V स्पीड से मूव कर रहा है, और कह रहे हैं सेटअप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो कह रहे हैं कि इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिएगा ये वाला कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मतलब जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें इंड्यूस्ड EMF आ जाता है, इंड्यूस्ड करंट आ जाती है, तो उसी इंड्यूस्ड करंट की यहाँ पर डिस्कशन की जा रही है। तो देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसको हम सेल की तरह से अज्यूम करेंगे और बाकी सारे को सर्किट की तरह से अज्यूम करेंगे। तो जो EMF इंड्यूस होगा उसमें क्या हो जाएगा BVL। अच्छा उसकी डायरेक्शन देखिए किधर होगी, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। लेकिन जब इंड्यूस्ड करंट होती है तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। तो अगर हम इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाएंगे तो वहां पर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। अच्छा जो दोनों रजिस्टर है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनको सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ R है, और यहाँ EMF E है जिसकी वैल्यू BVL है। अब ये वाला और ये वाला पैरेलल जुड़ा हुआ है, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/R, यहाँ EMF पैरेलल में जुड़ गए तो R/2 हो गया, ये हो गया R, ये हो गया EMF। तो सर्किट में टोटल करंट जो I की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, E डिवाइड बाई R प्लस R/2। सॉल्व करने पर 2E/3 ऑफ R या 2BVL/3 ऑफ R। बाकी दोनों रजिस्टर देखिए बराबर बराबर है तो करंट बढ़ जाएगी बराबर बराबर, I1 और I2 बराबर है तो ये हो जाएगा BVL/3R। वैसे PYQ की प्रॉब्लम है, PYQ जरूर लगाते रहे क्योंकि एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम्स जरूर आती हैं PYQ से रिलेटेड। इस प्रॉब्लम को देखते हैं चलो। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेरीज विद टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट पर मीटर वाइब्रेटिंग अलोंग Z एक्सिस। द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी उठाया है। तो एक बात याद रखिएगा, जहां पर भी हमसे ऐसा कुछ पूछा जाए तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ याद रखिएगा E0 प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट E RMS का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना होगा 1/4 E0 एप्सिलॉन नॉट और E0 का स्क्वायर। वैल्यू रख दे 1/4 एप्सिलॉन नॉट और E0 की वैल्यू 2 का स्क्वायर, 4 से 4 खत्म, एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डेंसिटीज बराबर होती है। अब हम सॉल्व करें अगला वाला प्रॉब्लम।
तो उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो किसी इस तरह के रीजन में 6 मीटर पर सेकंड से इंटर कर रहा है, और फिर यहाँ पर वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से निकल रहा है, जिस वेलोसिटी की वैल्यू 3i कैप प्लस 3√3j कैप है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किए हैं। अब जरा देखिए, ये जिस एंगल से निकलता है मान लेते हैं वो अल्फा है, इसके सेंटर पे वो उतना ही एंगल बनाता है, ये बात याद रखिएगा। तो इस अल्फा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें, जो कि वेलोसिटी से हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगी, दैट इज दिस इज द एंगल अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से एंगल लिखना हो तो वाई कंपोनेंट बटा एक्स कंपोनेंट करेंगे, 3√3/3 हो जाएगी tan अल्फा निकालने के लिए। तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, याद रखिएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 3√3/3, दैट इज √3। तो यहाँ देखिए tan अल्फा में से अल्फा कितना आया हमारा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल पर वो पार्टिकल क्या हो रहा होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को स्केप आउट कर रहा होगा। अगर ऐसा है तो टाइम कितना स्पेंड करेगा, तो टाइम स्पेंड का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, जितना एंगल वो बनाए उसको बस m/क्यूबी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पूरा जब लूप कंप्लीट करता है तो 2 पाई m/क्यूबी, बस याद रखिएगा थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना एंगल आपने निकाला, 60 डिग्री, रेडियन में रखेंगे पाई/3, आंसर क्या आया, पाई/3 m/क्यूबी। इस तरह से इसका आंसर सही हो जाता है थर्ड वाला। तो इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो उस पर बात करते हैं। कह रहे हैं सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है जिसका रेडियस r है, जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ कॉइल ऑन एक्सिस वेयर मैग्नेटिक इंडक्शन इज 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सिस पर कह रहे हैं कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर 1/8 है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2। आप चाहें तो इसको सीधा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2 और मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर डिवाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस। यहाँ देखिए दिया है मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं b, यहाँ b/8 सॉल्व किया गया, 8 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2 हुआ, यहाँ 8 हुआ। अब जरा देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को कई सारी चीजें लिख सकते हैं हम लोग, 2 क्यूब लिख सकते हैं, पहले क्यूब हटाइए फिर स्क्वायर रूट हटाइए। तो हम सॉल्व करेंगे 1/x स्क्वायर आर स्क्वायर, देखिए यहाँ 3/2 है, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 8 की पावर 2/3 ले लें। अब बड़ी आसानी से सोल्यूशन बना लेंगे। क्या हो जाएगा जरा देखिए, लेफ्ट हैंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा, उधर की तरफ देखिए 8 की पावर 2/3, तो 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्यूब क्यूब खत्म, 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर आया और आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दिस इज 4 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ऑफ आर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ गई √3 ऑफ आर। बड़ी आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत सारी जगहों पर आपको जरूरत पड़ने वाली है 2/3 और 1/3 वाली। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग बात करते हैं। अगली प्रॉब्लम जो है वो ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम है, कॉन्वेक्स मिरर को लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। कह रहे हैं एक रॉड है, बस याद रखिएगा यहाँ एक्सिस के अलाउंग ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। अब ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है रॉड से, इस मिरर से सॉरी, तो इसकी दूरी इन्होंने दे दी है कितनी, इसकी दूरी दी हुई है 5 सेंटीमीटर और यहाँ इसका जो सेपरेशन दिया हुआ है एक एज का वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमसे पूछा गया है कि इमेज की फोकल लेंथ या इमेज की लेंथ क्या होगी। तो इमेज की लेंथ की बात कही जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज देखते हैं। अब इसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएं तो क्या करेंगे, ये देखिए फोकल लेंथ इसकी दी हुई 10 सेंटीमीटर। अगर फॉर्मूला हमें याद हो तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला v का लिखा जाता है मिरर के केस में uf अपान u माइनस एफ, साइन कन्वेंशन के साथ। देखिए ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट रखा होता है तो दोनों एंड्स के आपको क्या निकालनी है, पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले a एंड का करते हैं फिर b एंड का करते हैं, दोनों को घटा देंगे वैल्यू मिल जाएगी। तो va के लिए सॉल्व करते हैं, तो उसका u देखिए इधर की तरफ रखा हुआ है नेगेटिव -20, लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, फोकल लेंथ उधर होगा, 10 दिया हुआ है प्लस 10 हो जाएगा, -20 माइनस प्लस 10। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी, ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन गड़बड़ाया, सब कुछ गड़बड़ाया। 200 डिवाइड बाई दिस इज 10, सॉरी दिस इज -30, सिंप्लीफाई किया गया 20/3। तो पहली पोजीशन हमारी 20/3 आ गई। वीबी निकालते हैं, तो अगर हम वीबी सॉल्व करने जाएंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो इसकी दूरी देखिए 20 से 5 25 हो गई, तो -25 इंटू 10 -25 -10 सॉल्व करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, -250 डिवाइड बाई इसको सॉल्व किया तो -35, खत्म खत्म। इसको सॉल्व करेंगे 7, इसको सॉल्व करेंगे 50, 50/7 और 20/3। अभी देखिए दोनों ही पॉजिटिव है एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का सेपरेशन ही क्या बनेगा, लेंथ ऑफ इमेज। तो लेंथ ऑफ इमेज जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों पोजीशंस को बस घटा दीजिए आप। तो हम क्या करेंगे 20/3 माइनस 50/7 मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो हमारा कितना है जरा सोचिए, 140 माइनस 150/21 सॉल्व किया गया तो -10/21।
-20 10/21 को आप कैसे लिख सकते हैं? यही आंसर हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितनी मिल गई? 10/21 मिल जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम बात करें तो एक असर्शन रीजन आ जाता है जो कि है हमारा ऑप्टिक्स का। कह रहे हैं कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू एंगुलर साइज ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एज स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट मच क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर टू द आई एंड हेंस इट इज सुटेबल फॉर सबटेंड एट लार्ज एंगल। तो अब कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप में जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एंगुलर साइज ऑफ इमेज के बराबर होता है। तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं भाई। जो सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब एक सिंपल सा लेंस, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, लाइट रे यहाँ गई, इधर की तरफ गई, तो यहाँ पर देखिए जो इसका एंगल बनता है, चूंकि ऑब्जेक्ट यहीं पास में रखा जाता है, तो एंगल इसका कितना बनता है जरा बताइए मुझे। यहाँ पर जब इस तरह का साइज बनता है बल्कि वो इधर की तरफ ऑब्जेक्ट जाता है, तो देखा जाए तो साइज दोनों का तो बराबर है, एंगल दोनों के क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट का साइज है, मतलब जो एंगुलर साइज है वही इसका भी एंगुलर साइज है। कह रहे हैं कि इसमें स्मॉल ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास रखा जाता है, बात सही है। इसलिए वो क्या होते हैं? बड़ा एंगल बनाने लगते हैं आंख पर। तो लेंस का काम बेसिकली यही है कि वो क्या करे? बड़ा एंगल बनाए आंख पर। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं और एक्सप्लेनेशन में भी जाता है। तो ए और आर दोनों करेक्ट है और आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 22 प्रॉब्लम पर गौर करते हैं हम लोग। तो 22 वाईडीएससी की प्रॉब्लम है। कह रहे हैं दो स्लिट है जिनका सेपरेशन डी है, कंडीशन दे दी गई है वाईडीएससी की। कह रहे हैं डार्क फ्रिंज है जो डायरेक्टली स्लिट के अपोजिट दिख रही है, किसी एक स्लिट के डायरेक्टली अपोजिट दिख रही है। फिगर ड्रॉ करें, ज्योमेट्री का काम है, हमें ज्योमेट्री में यह सारे काम खुद करने हैं। तो इस बार कह रहे हैं देखिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसके सामने वाला जो पॉइंट है वहां डार्क बैंड मिल रहा है। अब डार्क बैंड मिल रहा है मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से इसकी दूरी कितनी है? d/2। तो हमें इस डार्क बैंड की पोजीशन का फॉर्मूला पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा पर क्या होता है, हम सीधा फॉर्मूला लगा के सोल्यूशन बना सकते हैं। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज? डार्क बैंड की जो कंडीशन है वो क्या है याद रखिएगा, d sin थीटा इज इक्वल्स टू, वहां पर जो वो पॉइंट है वहां पर देखते हैं कि कितना पार्ट डिफरेंस होता है, कितनी सारी चीजें होती हैं। तो d sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा याद रखिएगा, n-1/2 ऑफ लैम्डा। अगर पार्ट डिफरेंस ऐसा हो तो वहां पर क्या होता है याद रखिएगा, हमें डार्क बैंड मिलता है। अब उस पॉइंट का साइन थीटा देखिए, तो साइन थीटा आपको याद होगा मिड पोजीशन से हम लेते हैं। यहाँ एंगल मान लो थीटा हो गया, एंगल बहुत छोटा होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, ये सब बराबर हो जाएंगे। तो देखा जाए तो इसकी वैल्यू d/2 ऑफ कैपिटल डी हो जाएगी, यहाँ दूरी कैपिटल डी है। तो अगर हम सॉल्व करने जाए तो इसको क्या लिखेंगे, d इंटू d/2 ऑफ कैपिटल डी n-1/2 ऑफ लैम्डा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो d²/2 ऑफ d हो जाएगा इज इक्वल्स टू n-1/2 ऑफ लैम्डा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एनालिटिक आंसर आ रहा है, हमें नहीं पता कि करेक्ट चॉइस क्या होगी, इसलिए हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n पुट करेंगे। इन केस ऑफ n की वैल्यू 1 रख दे तो ये 1/2 हो जाएगा, d² हो जाएगा। और ऑप्शन चौथा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करने पर क्या आंसर आ रहा है जरा सोचिए, लैम्डा की वैल्यू d²/कैपिटल D। इस तरह से n की वैल्यू 2 रख दो। तो हमें ये नहीं बताया गया कि उसके सामने कौन सी डार्क है, डार्क है ये तो पक्का है, कौन सी है नहीं पता। तो अगर हम यहाँ पर रख देते हैं 2, तो 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? जरा सोचिए 3D आ जाएगा। तो वो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन 4 ही हम क्या मान लेंगे, इसका करेक्ट चॉइस ले लेंगे। याद रखिएगा सामने कौन सी फ्रिंज है ये बात नहीं पता है, इसलिए कंडीशनल क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका पहला पार्ट देखा सोल्यूशन का। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 23 to 45 नंबर के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बनाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें जो इस टेस्ट सीरीज के सोल्यूशंस के बाकी सारे पार्ट्स चाह रहे थे। थैंक यू।